प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2। इससे पहले हमने इनकी भूमिका, इनकी बस्तियां और भी कई जानकारी, ग्रीनविले स्टाम्प एक्ट आदि पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे की कड़ी में रॉकिंघम की घोषणा। ब्रिटिश वस्तुओं का आयात पर रोक कर अमेरिकनों ने स्टाम्प विरोध के रूप में एक प्रभावी हथियार का आविष्कार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने जन आक्रोश तथा व्यापार को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला किया। सन 1765 में ग्रीनविले सरकार के पतन के बाद बनी नई रॉकिंघम सरकार ने सन 1766 में स्टाम्प एक्ट समाप्त कर दिया, किंतु साथ ही यह घोषणा भी की कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है, यानी उनको हक है। यह काफ़ी हास्यास्पद स्थिति थी, क्योंकि एक और जहां विरोध के कारण सरकार को पुराना कर हटाना पड़ा, वहीं वह कर लगाने के अधिकार से भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। फिर है टाउनशेंड की कर योजना। रॉकिंघम सरकार के पतन के बाद विलियम पिट ने नई सरकार बनाई, जिसमें चार्ल्स टाउनशेंड अर्थ मंत्री था। अर्थ यानी वित्त मंत्री। उसने यह सोचा कि अमेरिका आंतरिक करों का विरोध करते हैं और बाहरी कर उन्हें स्वीकार है। अतः उन्होंने सन 1767 में ऐसी 5 वस्तुओं पर कर लगाया, जो ये थी: चाय, शीशा, कागज, सिक्का या धातु और रंग। इन पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था। अमेरिकनों ने भी इन्हें देने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम कोई कर नहीं देंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये सिद्धांत बना लिया कि अंग्रेजी संसद को उन पर किसी भी तरह के कर लगाने का अधिकार नहीं है। फिर है क्वार्टरिंग एक्ट। क्योंकि जो इंग्लैंड के सैनिक थे वो अमेरिका में रह रहे थे, उनके लिए एक शुल्क था। क्वार्टरिंग एक्ट का उल्लंघन करने के कारण 1767 में टाउनशेंड ने न्यूयॉर्क विधानसभा को भंग कर दिया। आगामी वर्षों में मैसाचुसेट्स के जनरल कोर्ट यानी प्रतिनिधि सभा, जनरल कोर्ट को हम हिंदी में प्रतिनिधि सभा कहते हैं, को भी संयुक्त विरोध का पत्र निकालने के आरोप में भंग कर दिया। टाउनशेंड द्वारा लगाए गए करों का उपनिवेशों में विरोध किया गया। पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने इसके विरोध में एक लेख श्रृंखला पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र शीर्षक से प्रकाशित की। कालांतर में भयभीत ब्रिटिश व्यापारियों की मांग व उपनिवेशवादियों के घोर विरोध के कारण लॉर्ड नॉर्थ की सरकार द्वारा 1770 में टाउनशेंड करों को समाप्त कर दिया। केवल सिद्धांत की रक्षा के लिए चाय पर 3 पेंस प्रति पौंड कर लगाया। यानी यह भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आ चुका है कि चाय पर कितने पौंड का कर रखा गया था। 3 पेंस प्रति पौंड। टाउनशेंड करों को हटाने के बाद अमेरिका के धनिक वर्ग ने इंग्लैंड के प्रति सद्भावना दिखाई, क्योंकि वे अमेरिका के समर्थकों की ओर से कराई गई गठबंदियों, दंगों, बहिष्कार को अपने व्यापारिक हितों के प्रतिकूल समझते थे। अब है बोस्टन हत्याकांड, इसी क्रम में आगे की कड़ी में। बोस्टन अमेरिका में एक शहर है, वहाँ पर एक घटना घटित हो जाती है। वो इस प्रकार है, सभी ध्यान से सुने। बोस्टन नगर में 5 मार्च 1770 को भीड़ व सैनिकों के बीच टकराव में 5 लोग मारे गए। इसमें संदेह नहीं कि सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी, परंतु अमेरिकियों ने इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दे डाली। 1772 में तस्करी विरोधी अभियान में लगे शाही सेना के जहाज गास्पी को जला दिया गया। इस समय ब्रिटेन की तत्कालीन ग्राफ्टन सरकार व जॉर्ज तृतीय प्रसिद्ध बाइकर्स कांड में बुरी तरह फंस चुके थे। इस कारण इंग्लैंड की जनता, समाचार पत्र, राजनेताओं का ध्यान अमेरिका की घटनाओं में बंटा हुआ था और गास्पी का जलाया जाना इंग्लैंड में एक सामान्य घटना बनकर रह गई। अब है बोस्टन टी पार्टी। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वो कैसे घटित हुई उसको हम पढ़ते हैं।
अमेरिका में भारतीय चाय ब्रिटेन होकर पहुंचती थी। इंग्लैंड में लगाई गई चुंगी तथा लंबे रास्ते के कारण चाय के अमेरिका तक पहुंचने की लागत काफ़ी बढ़ जाती थी। नॉर्थ की ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत देने व चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए भारतीय चाय को सीधे अमेरिका ले जाने की इजाज़त दे दी। इससे कंपनी और अमेरिकी जनता दोनों को लाभ होना था, किंतु अमेरिका के तस्कर और मध्यम दर्जे के व्यापारियों ने इससे नुकसान होना था। तस्करों को मौजूदा स्थिति से फायदा हो रहा था। व्यापारियों तस्करी की चाय एकत्रित कर कीमतें बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों वर्गों में वर्जीनिया के बागान मालिकों के साथ मिलकर नॉर्थ चाय योजना को इंग्लैंड की नई शरारत बताकर उसकी तीव्र भर्त्सना प्रारंभ कर दी। उनका कहना था कि चाय को सस्ती करने के बहाने ब्रिटिश सरकार बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहती है। नॉर्थ की चाय योजना के विरुद्ध पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिलाडेल्फिया तथा न्यूयॉर्क से उन जहाज़ों को वापस लौटा दिया गया जिसमें चाय लाई गई थी। विरोध का स्वर प्यूरिटन बस्ती मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में सर्वाधिक था। अब ये घटना इस प्रकार घटित होती है। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का वेश बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। ये मतलब विरोध था उनका। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। M.A. स्लिंगर के अनुसार इस कार्य को एक बड़े तस्कर जॉन ब्राउन और उसके सहयोगियों द्वारा अंजाम दिया गया, जिन्हें इन पेटियों को बंदरगाह पर उतर जाने पर आर्थिक हानि होती थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना से क्रुद्ध ब्रिटिश सरकार ने 1774 में उपनिवेशों के विरुद्ध दमनात्मक कानून पारित किए। चाय के नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं करने तक बोस्टन बंदरगाह को बंद रखा जाए, ऐसा ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया। गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि की गई। क्वार्टरिंग कानून बनाकर सैनिकों को उपनिवेशों के खाली मकानों में रहने का अधिकार दे दिया गया और उपनिवेशवादियों के संगठन बनाने, सभा करने, विचार व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यूबेक एक्ट द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिक को सहिष्णुता प्रदान कर दी गई और क्यूबेक की सीमा ओहियो तक बढ़ा दी गई। इससे उपनिवेशों की पश्चिम की तरफ विस्तार की महत्वाकांक्षा को कुचलने का प्रयास किया गया, जबकि वे अपेक्षा कर रहे थे कि उन्हें बसने के लिए नए प्रदेश मिलेंगे। वास्तव में क्यूबेक एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार फ्रेंच कैनेडियन जनता की इच्छा पूर्ति कर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, किंतु औपनिवेशिक प्रचारकों ने इसे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा उपनिवेशों को स्वतंत्रता को समाप्त करने और कैथोलिक धर्म की अभिवृद्धि का साधन बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब इंग्लैंड और आयरलैंड में ही कैथोलिकों को सहिष्णुता प्राप्त नहीं थी तो फिर अमेरिका में क्यों प्रदान कर दी गई। इन कानूनों का अमेरिका और इंग्लैंड के समान रूप से विरोध हुआ। रॉकिंगम ने ऐसे कानून को पारित करना मूर्खतापूर्ण करार दिया। विलियम पिट ने नॉर्थ की नीतियों का विरोध करते हुए बोस्टन पर केवल जुर्माना करने का सुझाव दिया। टॉमस पेन ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कॉमन सेंस में सरकारी औपनिवेशिक नीतियों की खुली आलोचना करते हुए जॉर्ज तृतीय लॉर्ड नॉर्थ को इंग्लैंड का सबसे बड़ा शत्रु करार दे दिया। अब जो टॉमस पेन की एक पुस्तक है कॉमन सेंस, इसको हम अमेरिका के क्रांतिकारी जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम है उनके क्रांतिकारी की ये बाइबिल नामक जैसी पुस्तक थी। अब वहाँ सम्मेलन होते हैं और योजनाएं बनती है। इसमें प्रथम महाद्वीपीय एक कांग्रेस सम्मेलन होता है, वो है वर्जीनिया के आमंत्रण पर जॉर्जिया को छोड़ सभी उपनिवेशों के कुल 56 प्रतिनिधि 5 सितंबर सन 1774 को फिलाडेल्फिया में एकत्रित हुए। यानी यह पहला महाद्वीपीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ, दूसरा भी फिलाडेल्फिया में हुआ। और इसमें जो उस समय तत्कालीन जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में इंग्लैंड के, उनमें से जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ और केवल 12 शामिल हुए। उसमें से जॉर्जिया अलग रहा, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स के नेतृत्व में, वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन तथा पैट्रिक हेनरी, दक्षिण कैरोलिना के जॉन रूजवेल्ट, क्रिस्टोफर क्लेडन, रोड
आइलैंड के स्टीफन, पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकिंसन आदि प्रमुख थे। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त करना था। यानी ये पहला सम्मेलन स्वायत्तता के लिए था, न कि स्वतंत्रता के लिए था। सम्मेलन द्वारा इंग्लैंड के साथ सब प्रकार का व्यापार बंद करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के पास उपनिवेशों के प्रति अपनी नीति परिवर्तन करने हेतु अधिकारों और शिकायतों का घोषणा पत्र भी भेजा गया। पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि जोसेफ गैलोवे द्वारा ब्रिटिश सम्राट की अध्यक्षता में एक संघ बनाने की योजना प्रस्तुत की। यह योजना एक वोट से अस्वीकार कर दी गई। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य एक महाद्वीपीय संस्था का गठन था जिसमें व्यापार बहिष्कार को पुनर्जीवित किया। 22 अक्टूबर 1774 को यह सम्मेलन इस निर्णय के साथ समाप्त हो गया कि आगे भी विचार विमर्श हेतु सम्मेलन बुलाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। गवर्नर गेज ने यह जब सुना कि विद्रोही बोस्टन से 18 मील दूर कॉनकॉर्ड नामक एक ग्राम में सैनिक सामान लूट रहे हैं, तो उसने इस सम्मान को हस्तगत करने हेतु एक सैनिक टुकड़ी भेजी। स्वयंसेवकों की टुकड़ी से लेक्सिंगटन गांव के पास ब्रिटिश सेना का मार्ग रोकने का विफल प्रयास किया। इस प्रयास में 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कॉनकॉर्ड जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और लेक्सिंगटन के पास यह होती है घटित, और कॉनकॉर्ड से वापस लौटती अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी और उससे बहुत से सैनिक यानी लगभग 200 सैनिक मारे गए थे। यह घटना घटित होती है 19 अप्रैल सन 1775 को। इस घटना से स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है अमेरिका के। लेक्सिंगटन में जब सैमुअल एडम्स ने तोपों की गिड़गिड़ाहट सुनी तो उसने प्रसन्न होकर यानी खुश होकर कहा कि कैसा सुंदर प्रभात है आज। इमर्सन ने कहा कि लेक्सिंगटन में वह गोली दागी गई जिसे संपूर्ण विश्व ने सुना। फिर द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित होता है 10 मई सन 1775 को। बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी इस सम्मेलन की अध्यक्षता। हैनकॉक एक बहुत बड़ा व्यापारिक तस्कर था। सम्मेलन में थॉमसन, जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता पहली बार उपस्थित हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 18 वर्ष तक पेंसिल्वेनिया विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में काम कर चुका था। जॉन एडम्स के प्रभाव पर इसी कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन का चयन अमेरिकी सेना अध्यक्ष यानी सेनापति के रूप में किया गया। यानी द्वितीय सम्मेलन में जॉर्ज वॉशिंगटन का सेनापति के रूप में मनोनयन होता है। और जॉर्ज वॉशिंगटन जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो पहला अमेरिका का राष्ट्रपति है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इस प्रकार कांग्रेस ने मैसाचुसेट्स के राज्य को युद्ध अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए उसने केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ग्रहण करने की अपील की। अमेरिकी सेनाओं ने यह बात समझ में ले ली कि विदेशी सहायता के बिना ब्रिटिश सेना से मुकाबला करना संभव नहीं है, और यह तभी संभव है जब अमेरिका ब्रिटेन से अपने संबंध विच्छेद कर दे। इसलिए एक तरफ साइलेस डीन को फ्रांस भेजा गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के समक्ष वर्जीनिया के जनप्रतिनिधि रिचर्ड हेनरी ली ने उपनिवेशवादियों की जो स्वाधीनता की स्थापना की उसका एक प्रस्ताव रखा, जिसमें जॉन एडम्स ने अनुमोदन के बाद 2 जुलाई सन 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया। न्यूयॉर्क को छोड़ सभी उपनिवेशों ने इसे अपना समर्थन दिया। वर्जीनिया के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति को स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा यानी संविधान तैयार करने का भार सौंपा गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस समिति का जो अध्यक्षता हुआ था थॉमस जेफरसन, जिसके अन्य सदस्य थे यानी जो 5 सदस्य वो इस प्रकार है: जॉन थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर सरमन, रॉबर्ट लिविंगस्टोन थे। इस घोषणा का मूल प्रारूप थॉमस जेफरसन ने ही तैयार किया था, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स द्वारा मामूली संशोधन किए गए। 4 जुलाई सन 1776 को थॉमस
यानी थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका के संयुक्त राज्यों का प्रतिनिधि करते हैं, वह प्रकाशित व घोषित करते हैं कि वे बस्तियां स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र है और अपने आप को अंग्रेजी राजा के प्रभाव से मुक्त करती है और हमारे व ब्रिटेन के संबंध में बिल्कुल तोड़ दिए जाने चाहिए। जेफरसन ने कहा है कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों का यह सिद्धांत प्रसिद्ध चिंतक जॉन लॉक की पुस्तक सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से ग्रहण किया गया। स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। इसी घटना के याद में अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। इस प्रकार अमेरिका 4 जुलाई सन 1776 से अपने को आज़ाद मान रहा है, देश में उत्सव मना रहा है। और हम तृतीय पार्ट में पढ़ेंगे इसके संविधान के बारे में।